चलो स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। और जैसे मैंने कहा था कि अगले सेट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं, चलो बिना कोई बात किए हुए। अभी तक उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। इसमें से जहाँ तक सॉल्व किया है, अगर किसी कोई डाउट रहे तो पूछो। ठीक है, एक बार देखो, नेशनलिज्म इन यूरोप जो है चैप्टर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री जो है जो सब्जेक्ट आपके हैं, हिस्ट्री में एक ही चैप्टर पढ़ने हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है एंड सिविक्स है। तो हिस्ट्री में एक ही चैप्टर पढ़ने हैं, 10 मार्क्स हैं। तो पूरे ध्यान से पढ़ो, लाइन बाय लाइन एकदम से पढ़ जाओ, और जहाँ दिक्कत आते हैं पूछो। तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हम बहुत सारे सेट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम के पहले 4-5 सेट करा दूं। और अगर और भी अवेलेबल हो पाते हैं, कर पाता हूँ मैं, तो और ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। कम से कम मैं कोशिश करूंगा 5 सेट करा ही दूं। तो चलो पहला क्वेश्चन जो है कि हु हेल्प्ड गरिबाल्डी इन सदर्न इटली टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। अब इस आदमी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये आदमी था कौन, गरिबाल्डी। ठीक है, तो अभी याद होगा कि 3 नाम जो है इस चैप्टर में हमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक गुसिपी मैज़नी, गुसिपी गैरिबाल्डी एंड कैवर। तो इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेता हूँ कि ये गैरिबाल्डी था कौन, ठीक है? तो ये जो है एक, जितने भी इटली में, अब ये टॉपिक तुम्हें मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा इटली वाले में, सदर्न इटली में भी, यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है। तो ये इटली का सबसे जो है मोस्ट फेमस फ्रीडम कह सकते हैं, बिलव्ड या सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर था। यह मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसने काम किया। और ये जो जब मज़िनी ओबियस है, जिसने कि स्टार्ट किया है इटली को यूनिफिकेशंस का कह सकते हैं, या इंडिपेंडेंस दिलाने का काम किया। तो इसने जो है यंग इटली जो जॉइन किया। और ये जो है इसने स्पेनिश को लोगों को जो है साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू जो सिसिलीज थे वहाँ से बाहर निकालने में, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेनिश रूलर्स में बाहर निकालने में किसकी हेल्प किया। तो पीजेंट्स की हेल्प से ये बाहर निकला था। ठीक है, तो सॉरी, मतलब पीजेंट्स ने इसको हेल्प किया था बाहर निकलने में। तो चलो इसमें से यही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसका नाम ध्यान रखना, इसके कामों में अभी लिखने वाले तो है नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके जो है आ सकते हैं कि अगर दे दिया कि किसने है हेल्प किया इसको, तो ये पीजेंट्स के हेल्प से, पीजेंट ने इसको हेल्प करी थी। तो चलो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रीटी ऑफ वियना। देखो, ट्रीटी ऑफ वियना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या ये ट्रीटी ऑफ वियना? बार बार तुम्हारे भेजे में नजर आता होगा कि ये ट्रीटी ऑफ वियना पढ़े होगे, याद होगा। तो एक चीज याद होगा कि फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन होने के बाद वहां पे क्या हुआ, नेपोलियन कुंडली मार के बैठ गया। 1815 तक जो है उसने रूल किया। 1815 में उसको फेंक दिया गया उठा के, बोले जाओ भैया तुम्हारे से होगा नहीं अब। तो लोगों को लगा क्या कि चलो अब जब है नहीं, ये जो मोनार्की सिस्टम्स को जो है फिर से ले आया गया, नेपोलियन को हटा दिया गया, तो बॉर्बन डायनेस्टी, मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, तो बॉर्बन डायनेस्टी था, इसको रीस्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो पहला चीज जो था, ये बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुआ। चलो नेक्स्ट क्या हुआ, एक सीरीज ऑफ सेट्स सेट कर दिया गया। चलो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये सही है कि ये सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेटअप इन द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस। तो दूसरा चीज यही है, लिखता नहीं हूँ मैं, बस यहाँ पे है। ठीक है, अब ये सीरीज ऑफ सेट्स कैसे किए गए, जैसे ये सपोज फ्रांस है, और फ्रांस के ऊपर में नॉर्थ होता है, ये पता ही है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये नॉर्थ इधर हो गया, ये हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। तो इस साइड में कंट्रीज या बाउंड्रीज इसको सेटअप कर दिया कि भैया ज्यादा उड़ोगे नहीं तुम, इधर कंट्री सेट होगी, अगर तुम अटैक करोगे तो ये समझा जाएगा कि किसी कंट्री के ऊपर अटैक किया तुमने। तो किधर कर दिया गया, ये नॉर्थ में जो है बेल्जियम इधर सेट कर दिया गया। ठीक है, कि नॉर्थ साइड में बेल्जियम सेट कर दिया गया। ईस्ट में जो है पोलैंड एक कंट्री थी, इसके कुछ पार्ट के ऊपर रसिया ने कंट्रोल कर लिया इधर। ठीक है, साउथ में कि कौन सा आ गया, याद करो, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, चलो अगर याद आ गया तो बढ़िया है, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। इधर जेनोवा सेट कर दिया गया, और इधर जो है प्रूसिया, वेस्टर्न पार्ट पे प्रूसिया को जो है कुछ पार्ट दे दिया गया, किसका, याद करो, याद आया? ठीक है, कुछ टेरिटरीज दे दिया गया, इसमें से एक कंट्री है सैक्सोनी। ठीक है, इसके कुछ पार्ट प्रूसिया को दे दिए गए। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, चलो एक यहाँ पार्ट भी, एक पॉइंट भी है हमारा कि प्रूसिया हैज गिवन अप पोर्शंस ऑफ सैक्सोनी, तो ठीक है, ये सही है।
ऑस्ट्रिया को जो है नॉर्दर्न इटली का पार्ट दे दिया गया। चलो ये भी सही है, मैं ये नहीं बताया, चलो ये भी सही है। तो गलत क्या है इसमें? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट टू वोट ऐसी कोई चीजें बात नहीं हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना से क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीज हुई? बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर कर दिया, लोगों को लगा कि ये भैया ये नेपोलियन टाइप के जो रूलर है हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले से जो बर्बन डायनेस्टी का मतलब क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे ना, लुइस 16। तो ये लुइस 16 जो है इसकी फैमिली में से खोजा गया कि कोई जिंदा है, तो उसको उठा के ले आया, फिर से उसको राजा बना दिया। पहला चीज ये कर दिया गया। सीरीज ऑफ स्टेट सेट कर दिया फ्रांस के बॉर्डर पे, है ना, कि चारों साइड्स में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों साइड में बॉर्डर सेट कर दिया भैया, जो है अब ज्यादा उड़े नहीं फ्रांस, तो बॉर्डर सेट कर दिए गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को इटली दे दिया गया और प्रूसिया को जो है सेक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। तो ये सारी चीजें हो गई, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? बी नंबर। चलो समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दासबुक? अब देखो दासबुक था क्या, ठीक है। दासबुक एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, एकदम से ध्यान रखना ये चीज कि दासबुक एक न्यूज़पेपर था। कहाँ पे? ये बर्लिन में पब्लिश होता था। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ करता था ऑर्डिनरी पीपल। तो ऑर्डिनरी पीपल को क्या कहेंगे इसमें से? कॉमन सॉन्ग तो होगा नहीं, गलत है। कॉमन डांस होगा नहीं, कॉमन पीपल है, चलो यही सही है। तो हमारा जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास दास वोल का है, तो ये कॉमन पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने देखा कुछ मिस्टेक्स थे, चलो छोड़ो इसको, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ क्लूज। चलो एक क्रॉप आइडेंटिफाई करना है, खरीफ क्रॉप। अब क्रॉप तो पढ़े होगे, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ठीक है, जेड क्रॉप्स, ध्यान रखना उसमें से क्वेश्चन आने ही आने, कंफर्म है। तो जिसको टेम्परेचर चाहिए 21 to 27, चलो देखेंगे आगे हम। देखो इसमें से अगर एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट कर दो, नहीं करना है तो अब चलो आगे देखते हैं हम आगे। फूड एंड फोडर दोनों के रूप में इस्तेमाल होते हैं और ग्रोन एज अ रबी क्रॉप इन बिहार। अब बिहार जब जैसे ही अगर क्रॉप्स पढ़े होगे एग्रीकल्चर में, तो एक क्रॉप्स पढ़े होगे कि रबी क्रॉप्स भी होता है एज वेल एज खरीफ भी होते हैं। तो कौन से क्रॉप थे? तो इसमें से पढ़े होगे मेज, शुगर केन। शुगर केन तो है नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, मेज मार देना एकदम से आंख बंद करके। क्योंकि ये क्या है कि फूड और फोडर मेज से बनता क्या है? मेज हम लोग भी खाते हैं, जानवरों को भी खिलाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर 21 से 27 सही है। रबी क्रॉप बिहार में होता है और दूसरे जगहों में खरीफ के रूप में होता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैच कर रही है, यहाँ से और यहाँ से हमने उठा लिया। फूड एंड फोडर दोनों भी था, तो मेज हमारा हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब इस पे भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, दो सेंटेंस पढ़ने हैं, दोनों या तो देखो ऑप्शंस है चार मिलेंगे कि या तो असर्शन सही है या दोनों सही है, असर्शन रीजन सही है, और ये जो रीजन है ये इसको एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा में ऑप्शंस में है दोनों सही है लेकिन जो रीजन जो है ये गलत है। चलो हम देखते हैं। तीसरे में है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर फॉल्स है, मतलब हो सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट ही गलत है। और नेक्स्ट है कि हमारा ए इज फॉल्स बट ए आर इज ट्रू, कि ए ही फॉल्स है लेकिन आर स्टेटमेंट सही है। तो ये चार स्टेटमेंट है, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। चलो पढ़ते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन्वॉल्व। ठीक है, चलो ठीक है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेज ऑफ केमिकल्स। देखो अब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना हमें। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह दे रहा है? सेंटेंस हमारा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन। अब इसमें ये नहीं लिखोगे कि ए एंड आर इज ट्रू। पहला ऑप्शन देखो कि ए नॉट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाई डोजेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ केमिकल टू इंक्रीज प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। आर गलत है। ऑर्गेनिक फार्मर जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चलो सही है ट्रेडिशन। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो आएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर है? पकड़ोगे कैसे? आसान सा है, देखो कि दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ा, दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि आर स्टेटमेंट ही पूरा का पूरा गलत है। तो आर स्टेटमेंट जब गलत है तो हम यहाँ पे एकदम से सिंपल से आर इज फॉल्स। अगर ए गलत होता, मान लो कि ये जो आर वाला स्टेटमेंट है ये ऊपर रहता और नीचे रहता ए वाला स्टेटमेंट, तो हम आसानी से क्लिक कर देते ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 2019-20 डेटा क्या कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्रॉप
जो है अलग अलग स्टेट में प्रोडक्शन होते हैं। जैसे राइस का है प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चलो अच्छी बात है। व्हीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक है। मेज अलग अलग स्टेट में हुआ, ठीक है। राइस जो है कहाँ ग्रोन किए जा रहे हैं, वो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसके पीछे रीजन पूछ रहा है कि क्यों राइस ही ग्रोन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चंस कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा नहीं पता नहीं क्या पूछ दिया, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्योंकि आपको आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि राइस की क्वालिटी क्या होती है, राइस के टेम्परेचर क्या होते हैं। मतलब क्वालिटी का मतलब उसको जो है कह सकते हैं फीचर्स, या उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो आपने पढ़ा है। तो पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं राइस। अगर याद होगा कि राइस जो है क्रॉप्स के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल, टेम्परेचर कितना चाहिए 25 प्लस, और रेनफॉल कौन सा चाहिए, कितना सॉरी कितना चाहिए तो 100 प्लस। जो पढ़ा है आपने उसी को याद करो, यहाँ पे ऑप्शंस बाद में देखना। रेनफॉल 100 प्लस चाहिए, 100 सेंटीमीटर प्लस। सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो ये बेस्ट ग्रोन इन एलिवल सॉइल होता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ के रखी, हम देखते हैं क्या इससे ज्यादा पूछता है। पहला स्टेटमेंट, टेम्परेचर इज 25 एंड रेनफॉल इज अबव 100, हमारा मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 टू 27, रेनफॉल 50 टू 75, ये तो हो ही नहीं पाएगा, चलो स्टेटमेंट गलत हो गया। टेम्परेचर इज अबव 25, ठीक है, रेनफॉल इज अबव 20, चलो इस पे हम जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर 20 से 30, रेनफॉल बिटवीन 50 टू 100, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो दो में से एक करना है। अबव 20, अगर यहाँ पे कुछ और रहता तो अबव 20 में हम चले जाते, क्योंकि राइस के लिए बहुत बारिश की जरूरत होती है, रेनफॉल के लिए तो चलेगा। बट यहाँ पे जो है बारिश अबव 100 है और यहाँ अबव 200 है, तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन ए पे, बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट है मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम आर कॉल्ड। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत सारे मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू, इसके पास पोटेंस मतलब ऐसे रिसोर्स हैं हमारे पास जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको जो है एक्सेस कर सके, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब याद करो, डेफिनेशन पढ़े हैं, 4 तरह के रिसोर्सेज दे दिया गया, तो क्या होंगे बेस्ट सुटेबल। ठीक है, चलो एक बार याद कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्सेस एकदम वैसा ही है कि जिसके पास हम पोटेंशियल्स है हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड वी आर यूटिलाइजिंग दीज वंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक में क्या है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि पोटेंशियल है और हम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। H2O पढ़े होगे कि अगर बोतल में तुमको दे दे और बोले इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दोगे, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगा कि इसको तो हम लैब में कर सकते हैं, बट जनरल लाइफ में हम नहीं कर सकते, लैब में तो कर सकते हैं। तो बेस सुटेबल हो जाएगा स्टॉक। चलो दूसरे का भी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स या रिजर्व्स। अब डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिस जो ऑलरेडी डेवलप है और जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिसका हमने कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। तो ठीक है, क्लियर हुआ कि ऐसे पोटेंशियल्स जिनके, ऐसे रिसोर्स जिनमें पोटेंशियल है हमारी जरूरत को पूरा करने की, बट हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कहलाते हैं स्टॉक रिसोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेटमेंट पढ़ने हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन है, क्या है। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है कि ऑब्वियस चीज है, सब जो यूनियन और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट। अब तीनों का डेफिनेशन हमें पढ़ लेना है, क्या है। पिछले दिन भी जो पिछले सेट है, अगर नहीं देखा होगा तो पिछले वाले सेट देखो, उसमें मैंने बताया है। यूनियन लिस्ट में क्या करना है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर इस पे रूल बनाएगी। कंकरेंट में क्या करेंगे, दोनों मिल के बनाएंगे, स्टेट में सिर्फ स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो चलो आगे, कि ऐसे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि जिसमें बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगा, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का, तो हम इसी से पकड़ लिए कंकरेंट। इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी कानून बनते हैं, जैसे सपोज कि साइबर का है या कोई ऐसा कानून है जिसपे स्टेट अगर सपोज लॉ बना देती है और सेंटर जो है उस सेंटर ने भी लॉ बना के रखा है, तो अगर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर के बनाए हुए लॉ चलेंगे। तो ये कौन से लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में। क्लियर है। यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंटर बनाती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो बोथ लेवल्स में होंगे, किस में, सेंटर में और
स्टेट में, दोनों में। तो दोनों की अगर जब ऐसी बात हो गई कंकरेंट में, हम इस पे नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चल गया, ये हमारा कंकरेंट में पकड़ में आ गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वाई पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। अब ये सिस्टम चेक एंड बैलेंस क्या हो गया? अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उसको क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। अब उधर दिमाग नहीं लगाना, बने नहीं बने उधर जो आप देखा नहीं देखा, चलो उसी से क्वेश्चन है सेम एकदम से। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चंस की आ रहे हैं, तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्यों ये जो है चेक एंड बैलेंस, इसको क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर बट दे हैव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। चाहे वो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये कोई काम कर रहे हैं, ये ऑप्शन पूछ रहा है कि वो पावर को एंजॉय करते हैं, है ना? लेकिन वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जो मर्जी आएगा कर देगा, किसी के ऊपर बम गिरा देगा, किसी को गोली मार देगी, ऐसे नहीं कर सकते वो। ठीक है, चलो। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब जजेस क्या है कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, तीन पार्ट होते हैं ना, लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और थर्ड क्या है? जुडिशरी। तो जुडिशरी इज कॉल्ड व्हाट? द पेरेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख रेख करती है कि भैया तुम ज्यादा उड़ोगे नहीं, है ना? अगर ऐसी कहीं दिक्कत आएगी, तुम कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ भी कानून बना दोगे, अगर कुछ भी कानून बनाओगे तो हम हैं देख रेख करने के लिए। तो चलो ये भी सही है, तो मतलब दोनों जो अगर स्टेटमेंट हमारे सही है तो आएंगे बोथ द फैक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट चलो। Anita realized that judiciary is asking government to do many things, even though no such case was put up in the court. This is an example which type of checking of government by judiciary. देखो अभी जो हमने पढ़ा उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अनीता रियलाइज करती है कि जुडिशरी गवर्नमेंट को कर रही है कि बहुत सारी चीजें काम करने के लिए, ठीक है, हालांकि ऐसे कोर्ट में कोई केस नहीं है तब भी वो काम करने के लिए बोल रही है। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है? तो कोर्ट में इसीलिए वो कह रही है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका ये मतलब है कि वो अलग अलग फंक्शन करती है, तभी जो है जुडिशरी जो है गवर्नमेंट को कह पा रही है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस है, इसको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट के सेंटेंस में कभी दो सेंटेंस को देखो कि कहाँ से मैच करते हैं, हम पढ़ेंगे। देखो इसको बहुत देखो कैसे पकड़ोगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पकड़ने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करना सीखो, क्योंकि इंग्लिश में भी सेंटेंस यही रीअरेंजमेंट करते हो। तो पहला हम देखेंगे कि पहला जो है हमारा किससे है? देन, देन से स्टार्ट है, ठीक है, तो देन से स्टार्ट होगा नहीं। नेक्स्ट है एन ही से है, तो 2 और 3 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, 2 3 से स्टार्ट होगा नहीं। कोई ऑप्शन हम देख लेंगे क्या है ऐसा? 2 से स्टार्ट है, ये तो है 1 से स्टार्ट। पार्लियामेंट के नोट ऑन इट चेंजेड अरेंजमेंट। ओके, अगर सपोज 1 से स्टार्ट करोगे कि पार्लियामेंट अपना जो है अरेंजमेंट का कोई चेंज नहीं कर सकता, तो 1 के बाद देन इट हैज़ टू बी रेक्टिफाइड, ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे, मतलब 2 भी चला गया। अब हमारे पास बच रहे हैं ये दो सेंटेंस, कौन से? 4 1 होगा या 4 3 होगा? अब 4 अगर सही है हमारा तो चलो 4 पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। चलो ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है पार्लियामेंट कैन नॉट ओन चेंजेस इन अरेंजमेंट, एनी चेंजेस हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस, देन इट हैज़ टू रेक्टिफाई टोटल, एंड देन ये है, तो बेस सुटेबल हमारा 1 आ रहा है। चलो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, दैट इज, अब ये क्या करना है, कौन से इसमें से ऑप्शन सही है, ठीक है। तो वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट और कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू, ओके, बोथ दीज लेवल एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब क्या है कि वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, मतलब पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो ओनली रिस्पॉन्सिबल है फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट की ये बात कर रहा था कि यूनियन लिस्ट में क्या सिर्फ सब कुछ ही सब्जेक्ट आएंगे? नहीं, ये तो गलत है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट। चलो ये थोड़े ठीक लग रहे हैं, आगे देखता हूँ, ठीक है।
ये जो सेंटेंस फिर से बता देता हूँ कि द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट, बट इससे ज़्यादा भी देखती है, सिर्फ इतना तक ही ख़त्म नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोथ दीज लव एंजॉय देयर पावर इंटर डिपेंड ऑफ द अदर। ओके, तो चलो बेस सुटेबल सी लग रहे हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहा है इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। ठीक है, चलो सही है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन, इट इज़ नॉट आंसरेबल। ठीक है, चलो दोनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेंटेंस पढ़ो फिर से। क्या था कि फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट का खुद का अपना पावर है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं करती है 90% केसेस में, 90 क्या 99% केसेस में नहीं करती है। अगर वैसा ही कुछ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है सारी चीज़ों के तो कर देगी। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट रीड दैट सिन्हाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेटेड द तमिल्स। उसने पढ़ लिया। स्टेट ऑल्सो प्रोटेक्टेड द promoted बुद्धिज्म। द तमिल्स वेयर डिनाइड एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज, पावर शेयरिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब एक बच्चा है वो पढ़ रहा है कि क्या सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो जो है श्रीलंका में डोमिनेटेड कर रही थी। ठीक है, और स्टेट ने जो प्रोटेक्ट कर रहा था बुद्धिज़्म को, ठीक है, प्रमोट भी कर रहा था, प्रोटेक्ट भी कर रहा था, मतलब सिंगल रिलीजन था वहाँ पे। तमिल्स जो है एडमिशन सिर्फ उनको मिलता था, तमिल्स को एडमिशन तमिल्स जो लोग थे उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसा पावर शेयरिंग कौन से टाइप का है? मॉडल ऑफ अकोमोडेशन कहीं पढ़े ही नहीं हो, फेडरलिज्म तो है ही नहीं, सेकुलरिज्म तो होता तो सबको मिलता, तो मेजोरिटिज्म है। अब पीपल मे हैव डिफरेंट गोल्स, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी। अब देखो ये एकदम से एनसीईआरटी का एकदम पूरा छापा हुआ वर्ड है कि एक का जब डेवलपमेंट है दूसरे का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो डिस्ट्रक्टिव सही लग रहा, कंस्ट्रक्टिव सेम इक्वल तो है नहीं, तो डिस्ट्रक्शन है। चलो, विच एरिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व। एकदम ये आंख बंद करके कोई भी मार सकता है कि कौन से एरिया में लार्जेस्ट तेल कहाँ पे मिलते हैं, तो मिडिल ईस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस लेबर। अब देखो ये डेवलपमेंट गोल जब पढ़ोगे, डेवलपमेंट पढ़ोगे ना चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, तो डेवलपमेंट गोल किसी ना किसी का एग्जाम में आने ही आने हैं। मान के चलो कि एकदम आ ही गया है। तो डेवलपमेंट गोल जो है एक लैंडलेस फार्मर जिसके पास ज़मीन है नहीं, उसकी क्या डेवलपमेंट गोल होगी? वो एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, उसको मतलब नहीं है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ये हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या है, उसकी लैंडलेस है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इससे भी मतलब नहीं है। मतलब बेस्ट सुटेबल होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्सन रीजन बहुत सारे हैं। चलो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, सही है। पीपल वांट फ्रीडम, इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हर आदमी का जो, दोनों देखो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट मतलब ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन दोनों में हमारा देखना है कि हर आदमी का डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट गोल का फ्रीडम और इक्वलिटी सिक्योरिटी से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। डेवलपमेंट, अब मुझे चाहिए ज़्यादा पैसे सपोज, तो इससे इक्वलिटी फ्रीडम को कोई मतलब तो है नहीं। तो हम जाएंगे किस पे? ठीक है, तो हम जाएंगे ये पे। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये सही है नहीं, तो ये जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस चेक करने हैं। फार्मर, बैंक, लॉयर, ये सेक्टर्स किस में है? फार्मर प्राइमरी सेक्टर में है, गलत। बैंक कलर सेकेंडरी नहीं होता है, सर्विस में होता है। लॉयर टर्सरी में है, चलो यही सही है, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी, एमजी नरेगा क्या कह रहा है? मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दिस डे एम्प्लॉयमेंट दे वुड हैव टू चूज, ठीक है। अब गवर्नमेंट अगर सपोज एमजी नरेगा में क्या है कि 100 डेज का सबको पैसे मिलेंगे, एकदम एश्योर्ड है कि घर में सोए भी रहोगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं, मतलब काम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे सकी तो उसका पैसा देगी। चलो हम ऑप्शंस खोजते हैं। प्रोवाइड अनदर स्कीम, नहीं होगा। एटलीस्ट 1/3% अलाउंसेस, इससे कोई मतलब नहीं है। हेल्थ केयर, नहीं मतलब है। पे द कंपनसेशन, चलो ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश बाय यूएनडीपी। अब यूएनडीपी क्या काम करती है? यूएनडीपी डेवलपमेंट चैप्टर से है, एकदम कुछ नहीं दिमाग लगाना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 4 ऑप्शन है। यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का काम करती है, तो चलो इसको पढ़ो, ख़त्म। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई चीज़ डाउट लगे होंगे तो पूछो, और चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो लोग ज़रूरतमंद हैं मोहल्ले में एकदम फैला दो, ठीक है। और